हेलो गाइस। अरे यार थोड़ा दिक्कत आ गई थी टैब के अंदर। ठीक है, हम कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, कहाँ थे? हाँ, कि ये दो लाइनें थी, पैरेलल लाइनें थी, अपने आप में खुश थी। ये तीसरी एक लाइन आई उड़ती उड़ती, ऐसे इसने काट दिया इनको बीच से। कि एक ऐसी लाइन जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे कट करे, तो वो लाइन जिन लाइनों को कट कर रही है उनकी वो तिर्यक रेखा कहलाती है। फिर से सुनिए आप। अगर कोई रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर कट करती है, तो वो रेखा जो जिनको कट कर रही है उन रेखाओं की वो तिर्यक लाइन कहलाती है। मतलब ये जो रेखा है इनकी तिर्यक, ये पैरेलल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल नहीं है तो भी ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल हो तो ही वो तिर्यक लाइन कहलाएंगी। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक, अब मैं एक बार आपको ना सारी चीज़ें समरी करा देता हूँ एक बार, ताकि आपको ना नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। एक हो गई कौन सी? पैरेलल लाइंस। दूसरी इसी का मतलब परपेंडिकुलर लाइन। तीसरा इंटरसेक्टिंग लाइंस। मैं यहीं पर लगता हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कन्वर्जेंट। यार ये इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कन्वर्जेंट लाइन। और एक आखिरी हम जो पढ़ें, ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है, अब इनके बारे में मैं आपको, पैरेलल लाइन, दो लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस हर एक जगह बराबर हो। जैसे यहाँ डी है, यहाँ पर भी डी है, जहाँ पे दोनों लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हर एक जगह हम नापे तो बराबर ही मिले हमको, तो क्या होगी? समांतर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम इधर रखते हैं, इसको इधर, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तभी तो परपेंडिकुलर आगे बनाएगी ना। हाँ, अब आते हैं हम इंटरसेक्टिंग पे। इंटरसेक्टिंग क्या होती है? दो लाइनें जब आपस में किसी एक बिंदु पर काटती है, दो लाइनें जब आपस में किसी बिंदु पर काटती है, मतलब दो लाइनों का अगर कोई एक बिंदु कॉमन हो ना, तो वो क्या होगा? जैसे ये लाइन थी, ये लाइन थी, तो ये कहीं ना कहीं एक बिंदु इस लाइन पे, ये बिंदु इसी लाइन का भी हिस्सा है, उसका भी हिस्सा है। तो दो लाइन जब आपस में काटे तो वो इंटरसेक्टिंग या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। प्रतिच्छेदी। दो लाइंस याद रखना, या दो लाइंस लिखा हूँ मैं। फिर आता है कन्वर्जेंट, जिसको संगामी या फिर समवर्ती भी बोलते हैं ना। यहाँ पे हो जाती है कि अगर तीन लाइनें आपस में किसी एक बिंदु से होकर गुजरे, मतलब वही बात होगी, एक बिंदु से होकर गुजरेगी तो मतलब कट करेगी आपस में। तीन या तीन से अधिक लाइनें अगर एक बिंदु से पर अगर कट करती है आपस में, तो वो क्या होंगी? कन्वर्जेंट लाइन या फिर संगामी या समवर्ती। तीन या तीन से अधिक, इसका मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? मैं क्यों बार बार ये चीज़ लिख रहा हूँ इधर? परपेंडिकुलर लाइन तो मतलब ये समझ लीजिए इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर इन लाइनों के बीच में अगर 90 डिग्री बन जाता है तो वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? अगर कोई दो लाइन या दो से अधिक लाइनों का कोई लाइन तीन अलग अलग बिंदुओं पर कट करती है, तो ये लाइन है ट्रांसवर्सल। ठीक है, कौन सी लाइन है? ये लाइन है ट्रांसवर्सल, मतलब तिर्यक रेखा। ये नहीं है, इस लाइन ने इन तीन लाइनों को अलग अलग बिंदु पे काटा है, तो ये जो काटने वाली लाइन है ना,
ये है तिर्यक रेखा। ठीक है, हाँ ये पैरेलल भी हो सकती है ये, और पैरेलल नहीं भी हो सकती, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको अभी याद रखनी है लाइन के ये जो मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन बताया ना ये। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, एंगल को भी अब फटाफट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया अब। एंगल के बारे में देखो, एक डेफिनेशन आपको क्या बताऊँ मैं इसका, कि पहली बात तो एंगल कब बनेगा, कब बनेगा मतलब क्या सिचुएशन होगी, परिस्थिति में एंगल का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसका एक ही और सिर्फ लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तभी एक कोण का निर्माण होगा। कि जैसे भैया यहाँ पे बिंदु थे ना, इन बिंदुओं को ने मिलाया और ये इधर अनंत तक जा रही थी और इधर भी कहीं अनंत तक जा रही थी ना, इधर भी एक बिंदु थे, इन बिंदुओं को ने मिलाया तो ये अनंत तक जा रहे थे, इधर भी अनंत तक। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है मतलब इंटरसेक्ट करती है, ये बोल सकते हैं प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पे इन्होंने एक जगह आके मिले, तो अभी बीच में जो चीज़ इनके ने बनाए ये एंगल है। तो एंगल आपको पता है ना कि हम एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं, एंगल को ऐसे करते हैं ना, एंगल का सिंबल ये तो है कि जैसे कई बार बोलते नहीं है कि भैया ये त्रिभुज है ABC, तो यहाँ पे ABC बराबर 60 डिग्री बोल दिया ना, तो मतलब ये एंगल के बारे में इसने बताया है, तो ये सिंबल होता है ना एंगल का। तो एंगल का निर्माण कब होगा, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तभी एक कोण का निर्माण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पॉइंट था, पॉइंट से हमने मिलाया, हमारी लाइन बन गई। अब दो लाइन अगर किसी एक बिंदु पर मिल रही है, देखो लाइन से दो लाइन किसी एक बिंदु पर मिल रही है तो हमारा एंगल बन रहा है। तो आप इनको एक दूसरे कनेक्ट कर पा रहे हो ना। पॉइंट था, पॉइंटों को हमने मिलाया तो लाइन बन गई, दो लाइनों को हमको मिलाया एक बिंदु पर मिली तो एंगल बन गया। या इसकी एक डेफिनेशन जैसे हमने रे के बारे में पढ़ा था, मैं बताया ना कि आगे काम आएगा, रे के बारे में बता देता हूँ, किरण के बारे में क्या बताई थी डेफिनेशन, बताइए आप मुझे, कि जिसका प्रारंभिक बिंदु तुमको पता हो पर अंतिम बिंदु पता नहीं हो, जैसे सन था ऐसा। तो समझ लो कि ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु, एक मिनट, ये जो बिंदु, तो इसको मान लेते हैं कि सूर्य है। ठीक है, यहाँ से ये गई एक इधर गई लाइन, मतलब एक रे इधर गई, इनके बीच में एंगल बन गया, एंगल का निर्माण हो गया। ठीक है, कि जब दो किरणें रे एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती है या फिर एक सोर्स से जहाँ से वो रे निकली है तो क्या बनेगा, एंगल। राइट, तो एंगल आपकी समझ में आ गया। अब एंगल का क्लासिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हो गया ना आज का, चलेगा ना आगे, एक बार ख़त्म कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि बेसिक है, उसके बाद हम ट्रायंगल पे डील करेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा तो उसके बाद हम ट्रायंगल पढ़ेंगे। अब एंगल को पता लग गया आपको कि जब दो रेखाएं किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर मिलती है तो उभयनिष्ठ बिंदु, अब जैसे ये है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूँ, आगे चलते हैं यार। जैसे ये बन गया ना, यहाँ पे मिल गई, ये एंगल बन गया। ठीक है, ये एंगल बन गया, तो इस एंगल की ये जो है ना, ये लाइंस है। अब तुम बोलेंगे सर ये तो टेढ़ा मेढ़ा बना है, क्योंकि लाइन सीधी स्ट्रेट है। तो ये एंगल बन गया,
इस पूरे को एंगल बोलते हैं, शेप को, ठीक है, ना कि इसको। इस शेप जो बनी है ना, इस शेप को एंगल बोलते हैं। तो इस एंगल की ये तो हो गई आर्म्स, भुजाएं, ये भी आर्म्स, और ये क्या हो गया इसका वर्टेक्स, ठीक है, मतलब शीर्ष, और ये भुजाएं, ठीक है। अब हम इसका करते हैं क्लासिफिकेशन एंगल के साइज के हिसाब से। तो एंगल के साइज के हिसाब से ये एक तो होता है एक्यूट न्यून कोण, उसके बाद आता है अपना राइट समकोण, राइट एंगल, एक्यूट एंगल। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस बोले तो अधिक कोण, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाता है स्ट्रेट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋजु कोण। उसके बाद हमारा आ जाता है रिफ्लेक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त कोण, मतलब बहुत मतलब बड़ा कोण। इसके बाद एक और आ जाता है जिसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, जिसको हिंदी में बोल देते हैं संपूर्ण कोण। साइज के हिसाब से क्लासिफिकेशन है ना। तो एक एक को हम यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, फटाफट। एक्यूट, एक्यूट मतलब जैसे जैसे ये निर्देशांक होते हैं एक्स एक्स वाई एक्सिस, एक मिनट यार, ठीक है। अब मैं निर्देशांक की मदद से आपको, अगर एंगल वेरी कर रहा है इस जोन के अंदर तो वो क्या होगा एक्यूट। अगर एंगल यहाँ पर इस पे ऊपर लाइन के ऊपर वेरी कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा राइट, मतलब 90 डिग्री। और ये क्या हो गया जीरो से, ये 0 डिग्री था, 0 से 90 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है तो वो एक्यूट। 90 पे आ जाता है तो वो क्या हो जाता है राइट। 90 से बड़ा, ठीक है, किंतु 180 डिग्री से छोटा, यहाँ पे जो आ जाता है वो क्या होता है ऑब्ट्यूस। और जैसे इस लाइन के ऊपर आ गया था वो, तो उसको हम राइट एंगल बोल दिए थे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी तो इस पे आ सकता है ना, इस लाइन के ऊपर, तो फिर उसको क्या बोलेंगे 180 पे आ जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। अब बोलेंगे सर स्ट्रेट क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से चालू किया तो यहीं पे आ गया, मतलब इसी के सीधी में आ गया, तो इसलिए इसको हम स्ट्रेट बोल देते हैं ना। अब फिर 180 से आगे चले, ठीक है, और इधर आता है 270 और इधर आता है 360। तो अब इसमें क्या है पूरा जर्नी कि 180 से तो अधिक, ये थीटा मतलब एंगल का हुआ है, और 360 से कम, तो इसको बोल देते हैं हम क्या रिफ्लेक्स एंगल, मतलब वृत्त कोण। और 360 पे जब आ जाता है इसको बोल देते हैं हम कंप्लीट एंगल, ठीक है। आ गया समझ में। 0 से 90 के बीच में वेरी कर रहा है, 0 से 90 के बीच में वेरी कर रहा है, मतलब 0 से और 90 से, 0 से तो बड़ा हो 90 से कम हो, इनके बीच में वेरी कर रहा है तो एक्यूट। 90 पे आ जाता है तो राइट एंगल, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा तो ऑब्ट्यूस, 180 पे स्ट्रेट एंगल, और 180 से बड़ा 360 से छोटा तो रिफ्लेक्स मतलब वृत्त कोण, और 360 हो जाता है तो उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं, मतलब कंप्लीट हो गया ना अपना सर्कल। ये जैसे यहाँ से चले थे हम, ये चलते चलते यहाँ पहुँच गए ना,
ये कंप्लीट हो गया सर्कल, तो समपूर्ण एंगल हो गया। तो ये आपको टाइप्स याद रहेंगे ना, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। तो ये हमने साइज के हिसाब से हमने एंगल का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब एक और आता है पेयर्स ऑफ एंगल, टाइप्स जो है ना कोणों के प्रकार, इसमें पेयर्स ऑफ एंगल, मतलब इसमें हम पेयर, दो एंगल को उठाएंगे, है ना, और उनके बीच में कैसी कैसी संभावनाएं बन सकती है, संभावनाएं मतलब कैसी कैसी संभावनाएं बन सकती है, कैसे कैसे अलग अलग तरीके की संभावना बनेगी। तो उन अलग अलग तरीके की संभावनाएं बनने के कारण उन दो पेयर एंगल लिए, उन पेयर जो एंगल लिए है उनको क्या नाम रखेंगे, ऐसे अलग अलग नाम रखा जाएगा। जैसी जैसी संभावना बनेगी वैसे वैसे टाइप्स बनेगा, ठीक है। बात हो रही है पेयर्स ऑफ एंगल, कोणों के युग्म ले रहे हैं हम, कोणों का युग्म मतलब दो एंगल लेंगे और उनके बीच में जैसी जैसी सिचुएशन बनेगी उस हिसाब से उस सिचुएशन का अकॉर्डिंग उसका नामकरण कर देंगे। तो अब आ जाते हैं हम पहले इसके ऊपर कि पहले हम पढ़ते हैं, जैसे एक होता है मैं फिर नाम बता, एडजेसेंट एंगल होता है जिसको आसन कोण भी बोल देते हैं, ठीक है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। अब बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक और इसको समपूरक, ठीक है। एक दो, तीसरा हम आ जाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब कोणों का रैखिक युग्म। 4 नंबर पे हम अभी मैं नाम बता रहा हूँ आपको, इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मैं आगे ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसको बोल देते हैं हुबेनिस्ट, नहीं यार वर्टिकल इसको कुछ अलग बोलते हैं, वर्टिकल शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब कौन सा बच गया हमारा, शीर्षाभिमुख हो गया एक करस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसको हिंदी में संगत कोण बोलते हैं। और अब 1 2 3 4 5 1 6 जो अल्टरनेट एंगल, मतलब एकांतर कोण। तो अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, एक एंगल ये है, ये टॉपिक ऊपर क्या मैंने वो आपको लिखा है, आप भूल जाओगे मुझे पता है, तो मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ। पेयर्स ऑफ एंगल, कोणों का युग्म, मतलब इसका ये है कि हम दो एंगलों को उठाएंगे। पहली बात तो एंगल कैसे बनते हैं, जो दो लाइनें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है। तो ये तो एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल भी हो सकता है जैसे मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये लाइन मिल रही है ना आपस में, तो इनके बीच में भी कुछ एंगल होगा, अल्फा मान ले, ये दोनों के बीच इसका भी ये बिंदु है बनिष्ठ, इनके बीच में कुछ एंगल होगा। तो इन एंगलों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप बनेंगे, दो एंगलों को उठाएंगे हम, उनके बीच में रिलेशनशिप देखेंगे और उस हिसाब से उनका नामकरण रखते हैं। तो यही वही है एडजेसेंट,
कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो चल अब एक एक स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। तो पहले आते हैं हम इस पे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जैसे हमने एंगल देखा कि भाई एक लाइन ये थी, ये लाइन अकेली अपना कोई एंगल नहीं बनाएगी। दूसरी लाइन जब अगर एक ही बिंदु पर आगे मिलेंगे आपस में, मतलब दूसरी लाइन भी अगर इसको किसी एक बिंदु पे आके मिलेंगी तब जाके एक एंगल का निर्माण होगा। ठीक है भाई, एंगल का निर्माण हो गया, ये अल्फ़ा बन गया। ठीक है, एक तीसरी लाइन और आती कहीं से उड़ती उड़ती, तो वो भी इसी बिंदु पे आके जाके मिल जाती है। एक मिनट, वो भी इसी लाइन पे आके मिल जाती है और इसने बना लिया यहाँ पे बीटा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मैं आपको जैसे ये तो शीर्ष हो गया, वर्टेक्स हो गया ना, ओ पॉइंट नाम दे दिया मैं इसको ओ, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तो लाइन ये जो ओ ए है, लाइन ओ ए जो है, इसने अपना एंगल बनाया, तब बनेगी ये लाइन, तभी एंगल बना पाएगी जब दूसरी लाइन इससे आके मिलेगी। तो कौन सी लाइन आके मिली थी इसको? ओ बी। तो इसने इसके सहारे से बना लिए एक एंगल अल्फ़ा। राइट, अब ऐसे हम इस पे आते हैं कि भैया ये इनका एंगल बन चुका था। तो तीसरी लाइन जो आई है ओ सी, ये एंगल अकेले नहीं बना पाएगी, तो कौन सी लाइन के साथ इसने एंगल बनाया है? ओ बी के। इसकी हेल्प मिली तभी जाके तो एंगल बनाया, क्योंकि दो लाइन मिलके ही एंगल बना पाएगी। तो इसको हेल्प मिली किससे? ओ बी से, तब जाके इसने एंगल क्या बनाया? बीटा। राइट, अब बोल रहे हैं सर कि ये भी तो है, ओ ए ओ सी, ये मिलके भी तो बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, पर मैं क्यों जोर दे रहा हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि ये जो लाइन है, कौन सी लाइन? ये ओ बी लाइन जो है ना, ये क्या है? कॉमन है। किन के लिए? ये ओ ए लाइन थी एक अलग से, ये ओ सी लाइन थी एक अलग से। अकेली लाइन एंगल नहीं बना पाती, पर ये एक कॉमन थी जिसका सहारा लेके ओ ए ने भी अपना एक एंगल बना लिया, ओ सी ने भी इसी लाइन से सहारा लेकर अपना एक एंगल बना लिया, तो दो एंगल बन गए। तो एडजेसेंट एंगल की परिभाषा ये होती है कि अगर जब दो एंगल किसी एक उभयनिष्ठ रेखा की मदद से बनाए जाते हैं, तो वो दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। अब दोबारा बताता हूँ मैं कि कोई एंगल एडजेसेंट है, इसके लिए एक ही बात आपको याद रखनी है कि पहली बात तो एंगल के निर्माण के लिए दो रेखाओं की जरूरत होती है। अगर दो एंगल एडजेसेंट है तो वो जो एंगल बन रहे हैं ना, तो उनके बीच में एक उभयनिष्ठ रेखा होगी जिससे उन्होंने एंगल का निर्माण हुआ है। जैसे अल्फ़ा था, ओ ए ने बनाया इसका सहारा लेकर, ओ सी थी, इसने सहारा लिया ओ बी का, तो ये क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल। अब नोट और एक डाल देता हूँ मैं कि जो भुजाएं है ना, जैसे ओ ए ओ सी, ये जो कॉमन लाइन है, इसके विपरीत होने चाहिए। विपरीत होना ज़रूरी है लाइनों का। ऐसा नहीं कि जैसे भाई ये इसने अल्फ़ा बना लिया तो मैं यहाँ पे बना दूँगा सर, ये भी तो मान लो इसी से मिलके बनाया इसने एंगल, इसने कुछ गामा बना लिया तो ये अल्फ़ा और गामा एडजेसेंट हो गए। नहीं, ये विपरीत होने चाहिए। जो एंगल का निर्माण वो करेंगे एक उभयनिष्ठ लाइन को लेकर, तो वो मतलब विपरीत साइड होना ज़रूरी है। मैं फिर से बताता हूँ, देखो
देख बात यही है, इतनी सी है देखो कि जैसे ये एक लाइन थी ओ बी, ये अपने पड़ी हुई थी आराम से, कोई मतलब नहीं। एक दूसरी लाइन आई, उसने इसको टच किया यहाँ पे आके और इसने अपने एक एंगल बना लिया। चलो इसका एक एंगल बन गया इधर। इधर ये एक वो आई ओ सी, इसने भी इसका सहारा लिया और ये बीटा एंगल बना दिया। तो ये एडजेसेंट कहलाएंगे क्योंकि ये कॉमन लाइन हो गई दोनों एंगलों के लिए, कॉमन लाइन हो गई। दूसरा, इस कॉमन लाइन के दोनों विपरीत और है। इधर से कोई रेखा आती और वो अगर ओ बी से एंगल बनाती तो कॉमन तो हो जाती है ओ बी, पर ये विपरीत नहीं होते ये एंगल। तो विपरीत होना ज़रूरी है कि जो एंगल है वो कॉमन लाइन के विपरीत साइड होना ज़रूरी है। ठीक है, अब नहीं बोलोगे ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल के लिए कि कॉमन लाइन होना ज़रूरी है और दूसरा जो एंगल है वो उभयनिष्ठ जो रेखा है कॉमन लाइन है उसके अपोजिट हो तो ही वो एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। अगर एक ही साइड हो गया और कॉमन लाइन है तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पे। ये हो गया अपना एडजेसेंट एंगल। अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देख कॉम्प्लीमेंट्री का बस एक ही फंडा है, क्योंकि हमने पहले बता दिया ऊपर कि हम पेयर्स ऑफ एंगल की बात कर रहे हैं। दो कोणों को उठाएंगे, उनके बीच की जो संभावनाएं बनेगी, कैसे कैसे सिनेरियो हमको देखने को मिलेगा, उस हिसाब से उनका नाम रख देंगे। दो एंगल थे, कॉमन भुजा थी, इधर एक एंगल था, इधर एक एंगल था, कॉमन भुजा के दोनों अपोजिट साइड थे, तो ये एडजेसेंट कहला गए। ठीक है, अब आते हैं कि भैया हमने दो एंगल लिए थे अल्फ़ा बीटा, अगर इनका मान 90 डिग्री हो जाता है तो वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक। अब बोलेंगे सर ये एडजेसेंट, हाँ हो सकता है ये एडजेसेंट एंगल है, ये अपोजिट साइड है, अल्फ़ा बीटा एंगल जोड़ किया 90 आ गया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हो जाएगा ये। पर एक ऐसा हो गया कि भैया यहाँ पे इसने अल्फ़ा बनाया था, यहाँ पर एक इनका आपस में गामा बना, इनको जोड़ा अल्फ़ा प्लस गामा 90 हो गया, तो ये वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक यही है कि जिन दो तुम एंगलों की बात कर रहे हो उनका योग 90 डिग्री होना ज़रूरी है, बस और कुछ नहीं। एडजेसेंट के लिए ज़रूर ये कुछ रूल्स है, उनको आपको पता रहना चाहिए। इसी प्रकार जब हम सप्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं तो इसका भी एक ही रूल है, फालतू लेने देने कुछ है नहीं, कि जिन एंगलों को तुमने लिया है, पेयर ऑफ एंगल को लिया है, उनके बीच उनके एंगलों का योग 180 होना ज़रूरी है। वो एडजेसेंट हो, वो एक साइड हो, विपरीत साइड हो, डजेंट मैटर, बस उनका योग 180 हो रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारा वो कौन सा आएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जैसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, पहली बात तो पेयर एंगल की बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है ना कि भाई कि ये कोई लाइन है, ठीक है, और अभी हमने बात करी थी ये एक उभयनिष्ठ रेखा बी और एक उभयनिष्ठ रेखा इससे बन रहा था एक एंगल, ये ए और ये बी। ठीक है, तो जब इन जैसे इसने उससे कुछ एंगल बनाया अल्फ़ा, इसने इससे कुछ बनाया बीटा, तो एक लीनियर पोजीशन में आ गए ना ये। ठीक है, ये उभयनिष्ठ, ये गैर उभयनिष्ठ थी ना लाइनें, तो ये एक लीनियर मतलब रैखिक रूप में आ गए, प्लेन रूप में। एक समझ में आ गया ना, फिर से बता देता हूँ इसको, चलो मैं ला 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 ला। एडजेसेंट एंगल क्या आता है कि एक उभयनिष्ठ रेखा थी, ये ओ बी, इधर से ओ थी एक लाइन, जिसने इस एंगल बना लिया, इस उभयनिष्ठ का सहारा लेकर एक ए सी आई, इसने बीटा बना लिया। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल था। ये क्या थी, उभयनिष्ठ,
ये ओ ए एंड ओ सी क्या थी, गैर उभयनिष्ठ, ठीक है, गैर उभयनिष्ठ थी ना। तो जब ये गैर उभयनिष्ठ रेखाएं एक दूसरे के विपरीत हो जाए, उभयनिष्ठ अपनी जगह है, एक दूसरे के एकदम ये विपरीत हो जाए, जैसे ओ ए यहाँ है तो इसके विपरीत हो जाए, इधर आ जाए सी, यहाँ से आया है, इधर से ना आ गई सी यहाँ से आती, या फिर ओ ए जो है इधर से ना आकर ओ सी के इधर से आती, तो एकदम विपरीत हो जाए उभयनिष्ठ रेखा है, तो ये क्या बन जाएगा, रैखिक, लीनियर। तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब जब एडजेसेंट एंगल जो होता है उसके अंतर्गत जो गैर उभयनिष्ठ लाइंस जो है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाए तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ, तो चलो अब आगे चलते हैं। अब कौन सा बच गया अपना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मतलब इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख, साभिमुख एंगल। जैसे हमने देखा था कि इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो उस क्या बोलती हैं उसको, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। अगर वो 90 डिग्री काट दे तो 90 डिग्री हो गया। तो इसमें ये होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो इनके बीच में जो कुछ एंगल बना, इधर अल्फ़ा तो इधर भी क्या होगा, अल्फ़ा, मतलब इधर अल्फ़ा, इधर मान मैं बोलता हूँ बीटा, तो ये अल्फ़ा बराबर बीटा ही होगा। इधर गामा तो इधर ए, तो गामा बराबर ए ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब इस तरह से कोई इंटरसेक्ट करती है ना लाइन, तो उनके बीच का इधर कुछ एंगल बन रहा है, अगर इधर अल्फ़ा बन रहा है तो इधर के जो एंगल बनेगा वो भी अल्फ़ा ही होगा। इधर अगर बीटा बन रहा है तो इधर भी बीटा ही होगा वो। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये दो एंगल की बात कर रहे थे ना अपन, पेयर ऑफ एंगल, तो वो दो एंगल कहाँ लिया आपने, एक ही एंगल को बता दिया दोनों साइड। चलो बता देते हैं, ये मैंने अल्फ़ा मान लिया, ये बीटा मान लिया, इनको मैंने उठाया, अल्फ़ा ले उठा लिया, बीटा उठा लिया, फिर मैंने अपने जो प्रकाल चाप वगैरह वो आता है चांदा जिससे मेजर करते हैं उससे नापा, तो पता चला अरे यार ये दोनों तो बराबर निकल गए। तो वही तो बोल रहा हूँ, दो एंगलों को उठाया मैंने, उनके बीच में सिचुएशन देखी, उनको देखा तो पता लगा ये तो बराबर है, तो दो एंगल उठाए पेयर, तो पता लगा ये बराबर हो गया। इधर से ए था, इधर बी था, तो पता लगा तो ये भी ए बराबर बी हो गया, एंगल हो गया, दो एंगल लेके बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 90 डिग्री इधर हो गया तो इधर भी 90 हो जाएगा, इधर भी 90, इधर भी 90, तब मिला के पूरा 360 हो जाता ना। अब अपना रह गया एक कौन सा, ये वर्टिकली हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमने ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ी थी, क्या थी कि जब कोई लाइन दो या दो से अधिक लाइन भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग जगहों पर काटती है तो यह लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल कहलाती है। ठीक है, पर ये इसके लिए जैसे ये लाइन थी, इसने दो लाइनों को काट दिया, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकती है, कोई ज़रूरत हो ना पैरेलली हो, तो ये लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब हमको करस्पॉन्डिंग एंगल का निर्माण करने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, दो या दो से अधिक लाइनों को, सॉरी तीन या तीन से अधिक लाइनों को अलग अलग जगह पे काटे, पर दो या दो से अधिक लाइनों को अलग अलग जगह काटे, सॉरी मैंने तीन बोल दिया, दो भी हो सकती है और तीन भी हो सकती है, दो या दो से अधिक लाइनों को अलग अलग जगह पे काटे कोई लाइन, तो वो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। लाइन तो कहलाएगी, काटेगी, पर अगर वो ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइनों को भिन्न भिन्न जगह काटे, दो या दो से अधिक पैरेलल लाइनों को भिन्न भिन्न जगह काटे, मैं दो बोल रहा हूँ, ये तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पर पैरेलल होगी ये। ठीक है, तो क्या होगा फिर, वो जो ट्रांसवर्सल लाइन जो है ना वो यहाँ पे फिर बनाएगी क्या, एक एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल का निर्माण होगा। फिर मैं एक बार, या मैं खुद थोड़ा बस सही से बता नहीं पा रहा हूँ, कोशिश करूँगा फिर से मैं आपको समझाने की
कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, एक लाइन जो 3 या 3 से अधिक लाइनों को अलग अलग बिंदुओं पर कट करे। जिन लाइनों को कट कर रही है वो ज़रूरी नहीं पैरेलल हो सकती है, नहीं भी हो सकती, पर उनको अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रही है तो वो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। पर अगर ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइनों को कट कर रही है तब जाके करस्पॉन्डिंग एंगल का निर्माण होगा। और करस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है, जैसे ये था तो इसमें ये पैरेलल लाइन हो गई, तो इसमें क्या होगा, इधर का कुछ एंगल है, इधर जो एंगल है मान लिया कुछ, तो वो एंगल तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये अभी हम पढ़े थे कौन सा, वर्टिकली आपस में क्रॉस का, ठीक है। पर हम पढ़ रहे हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, इसमें क्या होता है, इसका ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है, समझ में आया। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। इधर आते हैं तो वही, इधर ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और फिर हम आते हैं इधर, भैया ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, मतलब ये तीनों एंगल बराबर, ये तीनों एंगल बराबर, समझ में आ गया कौन कौन से एंगल बराबर है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, उस हिसाब से बराबर है, ठीक है। और अगर जब हम थोड़ा इन पे और गौर करते हैं कि भैया वर्टेक्स, हम वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़े कि दो लाइन अगर एक दूसरे, तो ये ट्रांसफर लाइन और एक लाइन प्रतिशत कर रही है, तो इधर का जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, है ना। तो ये एंगल भी बराबर होंगे आपस में, किसकी वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल के चलते। ये वाले एंगल बराबर होंगे आपस में, किसके चलते, वर्टिकली अपोजिट एंगल के चलते, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया अपना। अब अपना कौन सा बच गया, अल्टरनेट एंगल। देखो अल्टरनेट एंगल की एक सीधी सी डेफिनेशन है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा। अल्टरनेट मतलब एकांतर कोण। जब आपको किन्हीं रेखाओं के बीच में एन बना दिख जाए या फिर जेड, एन है इसको लिटा दिया, जेड बन गया, मतलब ये कि ये जब दिख जाए ना आपको तो समझ लेना कि क्या हो रहा है, अल्टरनेट एंगल। इसमें होता है क्या है कि इधर के कोने में जो कुछ एंगल बन रहा है वही एंगल इधर के कोने में होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे ये एंगल है, ये एंगल, ठीक है। देखो ये इसी में होता है, ये क्या बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं यार, ये कि जब पैरेलल लाइन थी इसको ट्रांसवर्स लाइन ने काटा तो यहाँ पे देखो ये जेड बन रहा है, नाम दे दिया, बाकी वही चीज़ घूम रही है, तुमको अगर समझ में आ रहा हो तो जेड बन गया ना। तो इधर का एंगल इसके बराबर, थीटा थीटा। और अब हमें क्या पढ़े थे, करस्पॉन्डिंग एंगल। उसमें क्या था मामला कि ये और ये बराबर होंगे, थीटा ना। और हम वर्टिकली अपोजिशन क्या पढ़े थे, ये क्रॉस कर रही है तो ये इसके बराबर होंगे, ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब ये तीनों बराबर ही हो गए ना। पर नाम अलग अलग रख दिया, उसको बोल दिया करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको अल्टरनेट, उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर से मैं आपको चित्र बना के बताते रहता हूँ। जैसे ये लाइन थी, इसमें क्या हुआ कि ये जेड बन गया था, जेड, ठीक है, ये जेड बन रहा था इधर, ये ऐसे नहीं दिख रहा होगा आपको यार, मैं दिखाता हूँ। देखो ये इधर से गया, इधर गया, ये जेड बन गया ना। यहाँ पे जो थीटा है ये थीटा हो, कोने कोने में जेड बन रहा था, थीटा होगा, क्योंकि इसको बोल दिया अल्टरनेट। और अगर
मैं बात करता हूँ कि ये जो थीटा है होगा, क्योंकि ये क्रॉस लाइन होगी, कट कर रही है, तो इधर जो होगा ये इधर होगा, तो इनको बोल दिया हमने क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसको क्या बोल दिया हमने, जेड बन गया, तो इसको अल्टरनेट एंगल। और इसको क्या बोल दिया हमने, जैसे अगर इधर एक साइड के बराबर थे, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। ठीक है, तो आपको मैंने पॉइंट पढ़ा दिया, लाइन पढ़ा दी, एंगल पढ़ा दिया। रिवीजन कर लेना, चीज़ें याद हो जाएगी। और अगर जब चीज़ें आपको सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी, तो ये क्वेश्चन जो है ना, बड़ी चीज़ नहीं है। मैं चलो एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन करेंगे ये सारे, ठीक है। जैसे 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 इसी को उठाते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को ना, पैरेलल लाइन है, ये जो सिंबल आ जाता है, जैसे ये अगर एक लाइन एक तीर का लग रहा है, तो मतलब ये लाइन पैरेलल है। दो आ रही है इसके साथ, इसके साथ भी दो आ रही है, तो पैरेलल। एक मतलब इसके साथ जितनी, इसमें जितना एरो है उसने इतना एरो है ना, तो मतलब पैरेलल है। पता लगे यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो ये पैरेलल नहीं होगी। यहाँ दो है, यहाँ एक है, पर यहाँ पे कोई लाइन है, मान लो ऊपर दे दे अगर कहीं आगे क्वेश्चन में, तो इसमें भी दो दे रखी है, इसमें दो दे रखी है, तो ये दोनों पैरेलल है। ये नहीं है ना, ये है पैरेलल, ठीक है। जितने एरो जिसमें है और जिन जिन में आपस में है, वो दोनों आपस में पैरेलल होगी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, तो ये पैरेलल है, इसमें दे रखा है एक एरो, इसमें भी एक एरो है। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, जेड, मतलब तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एक अल्टरनेट एंगल के हिसाब से देखा जाए, नियम के हिसाब से, तो ये भी क्या हो जाएगा, 71, ठीक है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में, थोड़ा मैं बता देता हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, जैसे अगर 71 है तो ये क्या हो जाएगा, 71, ठीक है। ये हमारा अल्टरनेटिव हो गया। अल्टरनेटिव के हिसाब से, जैसे यहाँ से जहाँ पे जेड बन गया था, तो यहाँ पे 71 आ गया। अगर ये 71 आ गया तो पूरी रेखा पे कितना होता है, 180, तो 71 इधर हो गया, तो कितना बचा इतना इधर, 109, ये एंगल, तभी तो 180 होगा टोटल। तो इसको ये क्या हो गया, 109 डिग्री। और ये देखो पूरा एकदम कंप्लीट एंगल होता है 360, 327 ये हो चुका है, तो बचा कितना होगा ये, तो 360 में से ये घटाओ, 10 में से 7 गया तो 3, 5 में से 2 गया तो 3, इधर 0, तो ये क्या हो गया, 33, राइट। तो ये कितना हो गया, 33, और ये 109, ये एंगल तो हो गया कितना, 109 डिग्री, ये 33। तो सर इससे कैसे निकलेगा अब ये, मुश्किल है भाई मेरे। एक एंगल में, ट्रायंगल के अंदर तीनों कोणों ये 180 डिग्री होता है। ये 33 तुम्हारे पास में आ गया, 109 तुम्हारे पास में आ गया, तो तुम ये नहीं निकाल सकते कितना होगा, नहीं निकाल सकते भाई। यहाँ पे कुछ आ जाएगा, 180 में घटाएंगे, बाकी बचेगा जो पूरे पे 180, वो बचेगा वही तो एक्स आ जाएगा ना। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, एक त्रिभुज के अंदर रूल होता है कि जैसे ये त्रिभुज है, इसके अंतर्गत अगर यहाँ पे x डिग्री है, यहाँ पे y डिग्री है, तो बाहर जो बनेगा ना, तीसरे शीर्ष की बाहर की साइड का जो एंगल होगा, अंदर के जो शीर्ष, बाकी जो दो शीर्ष बच रहे हैं, उनके जो अंदर के जो एंगल बन रहे हैं उनके योग के बराबर x डिग्री प्लस y डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक शीर्ष रहा था ट्रायंगल, ये शीर्ष रहा वर्टेक्स, ये 109 बना रहे हैं, ये 103 बना रहे हैं, तीसरा शीर्ष ये है, तो इसके बाहर पूछ रहा है, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, वो योग। तो 109
और 33, 9 3 12 हासिल है ये, तो ये क्या हो गया 142 डिग्री। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, उस हिसाब से हो गया ये 142 डिग्री। चलो हम मानते हैं आपको ये नहीं पता, ये नियम आपको नहीं पता था कि ट्रायंगल कैसे ऐसा कुछ कर देंगे, हम पढ़े नहीं आगे। तो अब इतना तो आप पढ़े हो ना कि ये 71 था, ये 71 होगा, या फिर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये 71 होगा। तो टोटल 180 होता है, 71 ये हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 109। ठीक है। और जो हम अभी पढ़े थे ऐसे निर्देशांक, ये लाइंस इनको, तो ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 360, तो टोटल कितना होता है 360। तो 320 तो इसने बाहर ले रखा है, अंदर कितना बचा 33। तो अब 109 और 33 को जोड़ते हैं हम, कितना हो जाता है 12 142, तो इनका योग हो गया 142। तो तीसरा एंगल कितना होगा, क्योंकि टोटल होता है एक ट्रायंगल का एंगल जो होते हैं उसके योग 180 होता है, इतना तो पता होगा ना। तो 180 में 142 घटा देते हैं, तो ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, तो ये कितना आ गया 38 डिग्री। तो फिर बचा कितना, अब इसमें 180 में टोटल 180, उसका 38 घटा दो तो 140 डिग्री ये आ जाएगा। ठीक है। अब बन जाएंगे ना आराम से। फिर मैं बता देता हूँ, ये जेड बन रहा था, ये अल्टरनेट, अगर आप ऐसे करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग, और अगर आप ये देख लो कि दो लाइन काट रहे थे, इधर जो इधर वो वही होगा, और ऐसे भी अल्टरनेट से भी ये बन रहा था। कर दिया ना आपने आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया ना। चलिए इसको भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, उसका बंद करते हैं अपन, बहुत पढ़ लिया आज। कि भाई जी ये लाइन इधर से आ रही थी ना, पैरेलल थी, तो हमने अभी पढ़ा था कि भैया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के तहत ये 45 है, तो ये क्या होगा 45, राइट। अब एक तो तरीका ये है कि आप टोटल 180 है तो उसमें 105 घटा दो, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ो और टोटल 180 होता है ट्रायंगल का, तो 180 माइनस ये घटा दो, तो क्या आ जाएगा x का मान। ठीक है। पर अभी हम जो आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी याद रखना, कि इधर का क्या था 45, एक शीर्ष सिरा, दूसरा शीर्ष सिरा, तीसरा शीर्ष सिरा, तीसरे शीर्ष के बाहर का एंगल कुछ बन रहा है, तो बाकी बचे दो शीर्ष हैं उनके अंदर जो एंगल उनका है उनके योग के बराबर होता है। तो x + 45 बराबर 105, तो x बराबर कितना हो गया 0, 60 डिग्री हो गया। ठीक है। अब इससे मैं क्यों बता रहा हूँ इस बार बार कि ये प्रॉपर्टी से आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि यहाँ पे आप एक स्टेप बच रही है। कौन सी स्टेप, कि आप 180 में से पहले ये घटाओ, एक क्या दो स्टेप बच रही है आपकी, पहले 180 में 105 घटाओ तो ये आएगा, उसके बाद फिर आप इन दोनों को जोड़ो और फिर 180 में से उसको घटाओ तो जाके x आएगा। तो आपके 2-3 स्टेप घट जा रहे हैं इससे। तो मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ, आपको यही ट्रायंगल का जो नियम होता है कि जो भी तीसरे शीर्ष के बाहर जो एंगल है वो बाकी जो अंदर के दो शीर्ष हैं उनके अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। तो उससे करोगे तो फटाफट आपके 2 स्टेप बचेंगे, टाइम बचेगा, फास्ट कैलकुलेशन करोगे। ठीक है। चलो अब इधर आते हैं, इस पर छोड़ो, आज का यहीं करते हैं, लेक्चर ख़त्म, बहुत हो गया अब। और आगे क्या रहा है अपना, ये एंगल हो गया, ये ट्रायंगल। हाँ, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बच रहे हैं अपने, एरो कंसेप्ट, ये पढ़ेंगे तभी जाके आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, फटाक से आप आंसर निकाल दोगे इस कंसेप्ट को जानने के बाद। और हाँ, एक ट्रांसवर्सल रेशियो कंसेप्ट है, और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे ये डिग्री को रेडियन में बदलना,
और रेडियन को डिग्री में। ओके, चलो ये अब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप रिवीजन करना पूरा, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर देखना। चलो ठीक है, थैंक्स, ध्यान रखना अपना, पढ़ाई करो अच्छे से। ओके, बाय बाय।